इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जल भराव पर सीएम रेखा गुप्ता का हमला, पिछली सरकारों को ठहराया जिम्मेदार, सीएम बोली जल्द करेंगे स्थायी समाधान। सुकमा में सीआरपीएफ ने स्थापित किया नया कैंप, आदिवासी इलाकों में सुरक्षा और विकास की सुनिश्चित। अंबाला के बनौंदी टोल प्लाजा पर हंगामा, कुछ युवकों ने टोल कर्मचारियों से की मारपीट। गांधी का नाम हटाए जाने पर कांग्रेस का हमला, प्रमोद तिवारी बोले भाजपा नफरत की राजनीति कर रही। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में जल भराव और प्रदूषण को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। बारापुला नाले का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद वे कई बार यहां आ चुकी है, क्योंकि बारिश के दौरान आसपास की कॉलोनियों में गंभीर जल भराव की समस्या रहती थी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कई बार नाले की गाद निकाली गई है, लेकिन यह नाला वर्ष 2010 में बनाए जाने के बावजूद इसके निस्तारण के लिए कोई उचित आउटलेट नहीं छोड़ा गया था, जिससे सफाई में लगातार दिक्कत आ रही थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज की सरकार इन समस्याओं का स्थायी समाधान करने का प्रयास कर रही है, चाहे दिल्ली में जल भराव की समस्या हो या प्रदूषण की। दिल्ली की जनता को पिछली सरकारों की नीतिगत चूकों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हम लोग ये बारापुला ड्रेन, जो कि सरकार के चुनते ही हमने कई बार यहाँ पर विजिट किया, क्योंकि हर बारिश में इसके आसपास की सारी कॉलोनीज पानी की भर जाती थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने कई बार इस नाले की डिसिल्टिंग पे काम किया। सारी एजेंसीज ने इसको देखा, पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला, जो कि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है, और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी, उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया, और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है। जहां नाला जाना चाहिए, जहां पानी जाना चाहिए, उधर से स्लोप ऊंचा है, दूसरी तरफ से नीचा है। पूरा का पूरा सिल्ट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सिल्ट जो यहाँ आधा किलोमीटर तक फैली हुई है, 14,000 मीट्रिक टन ये सिल्ट इस नाले में से निकली है, और टारगेट है 50,000 से ज्यादा सिल्ट इसमें पड़ी हुई है, जो हमें पूरी तरीके से निकालनी है। मेट्रो को हमने ये काम दिया, उन्होंने विशेष मशीनरी लेकर के इस पूरा सिल्ट को निकाला। ये है जो पिछली सरकारों ने दिया, और आज जो सरकार कर रही है उन लीगेसी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रही है। तो चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चाहे पॉल्यूशन के हम जितने मेजरमेंट आज कर रहे हैं, आज से हम जब सड़कें हमने ठीक करनी शुरू करी, आज से जब हमने मिस लगानी शुरू करी, आज से जब हमने बाकी सब मेजरमेंट करने शुरू किए, तो उसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। पर ये अगर पिछली सरकारों ने 10 साल 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कुछ किया होता,
तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर नालों की थी, जो हमने आकर के निकाले हैं। ये तोड़ तोड़ के नाले निकाले गए हैं। कितनी बुरी स्थिति है इसकी। इसमें कोई भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी जीवन में इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। आज जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकल रही है, आप देखिए वहां से वहां तक दिखाइए जरा। तो ये दिल्ली को दर्द देने का काम पिछली सरकारों ने किया है और उसमें मरहम लगाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। रिजल्ट धीरे धीरे दिखेंगे, परंतु ये निश्चित है कि सरकार अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैम, कुछ टाइम फ्रेम है कि कार्य कब तक पूरा हो पाएगा? लगातार चल रहा है। 3 महीने में ये रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। अभी जब तक पूरी तरीके से ये सिल्ट निकल नहीं जाएगी ये काम होगा, और मुझे लगता है कि जिस स्पीड में काम चल रहा है उसके रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। आपको लगता है मैम इस तरह की अनियमितताओं की एक तरह से ऑडिट भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो हाल यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जिसको भुगता, बार बार यहाँ कॉलोनियां कहती थी हमारा कॉलोनी पानी में डूब गई, वाटर लॉगिंग हो रही है, क्या इसका समाधान है? अगर ये नहीं कराते तो कोई जान ही नहीं पाता। वाटर लॉगिंग का दंश जो है वो सरकार को भुगतना पड़ता और लोग तकलीफ में आते, और जिन्होंने ये बनाया उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखता। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ ने आदिवासी इलाकों तक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पेटाबोकेल इलाके में सीआरपीएफ द्वारा एक नया कैंप स्थापित किया गया, जिससे न सिर्फ इन संवेदनशील रूट की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि विकास और प्रशासनिक गतिविधियों में भी गति मिलेगी। इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। सीआरपीएफ सुकमा रेंज के डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह कैंप रणनीतिक रूप से रूट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खोला गया है। उन्होंने कहा कि इस कैंप के माध्यम से विकास कार्यों और प्रशासन की पहुंच आसान होगी। डीआईजी ने भरोसा जताया कि स्थानीय जनता के सहयोग से क्षेत्र में नक्सल समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का समर्थन सुरक्षा बलों के साथ है, जिससे शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। अभी आप देखेंगे जो ये पेटाबोकेल कैंप हमने खोला है, ये नरसापुरम से रायगुड़म का जो रूट है उस रूट को सिक्योर करने के पर्पज से खास तौर से रखा गया है। और इस कैंप के खुलने से पेटाबोकेल, तिमापुरम, पुलमपाड़ जो भी या इसके आसपास के गांव हैं, उन गांवों में धीरे धीरे विकास की धारा और बढ़ेगी। पहले लाइट, रोड, मोबाइल, ये सारी फैसिलिटी आएगी। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो भी आगे बढ़ेगा। हमारा जो कैंप खुला है उस कैंप के अंदर आधार कार्ड के कैंप और सारी चीज़ें अलग अलग फैसिलिटीज हम लोग देंगे। सर, सरकार की तरफ से लगातार जो है नक्सल खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, आप लोग लगातार कैंप आ रहे हैं, कितनी और सुरक्षा लोगों के बीच इसे लेकर आप बढ़ेगी? देखिए, जैसे जैसे कैंप जाएंगे जनता के पास जितना फोर्स पहुंचेगी, फोर्स को देख के जनता में विश्वास जागता है। नक्सल का जो डर है वो डर धीरे धीरे खत्म होता है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी नक्सल समस्या यहाँ से समाप्त हो जाएगी। पहले क्या सर माहौल यहाँ रहता था और अब आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि जो मुख्य धारा से जुड़े हैं या फिर? देखिए, जो लोकल जनता है वो तो वैसे भी हमारे साथ ही है, लेकिन जो अभी भी नक्सल विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है कि चीज को समझें कि अभी समाज की मुख्य धारा में जुड़ें और नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दें। थैंक यू। अम्बाला के बनौंदी टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बनौंदी टोल प्लाजा पर शनिवार रात कुछ युवकों ने टोल शुल्क मांगे जाने पर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि गुस्साए युवकों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ मचा दी। हमले से घबराए कर्मचारी जान बचाकर मौके से भाग गए, जिसके चलते टोल प्लाजा करीब 4 घंटे तक फ्री रहा। दरअसल बनौंदी टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगने पर कुछ युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की, जिसका वीडियो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तोड़फोड़ के दौरान उग्रवादियों ने टोल प्लाजा के दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन और सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद टोल संचालक की शिकायत पर शाहजहांपुर थाना पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शाहजहांपुर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तोड़फोड़ हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? 12 तारीख की रात को कुछ शरारती तत्व आए थे। टोल कटवाने को लेकर के उनका आपस में टोल कर्मियों के साथ विवाद हो गया था और विवाद बढ़ने पर उन्होंने टोल में तोड़फोड़ करी।
इस संबंध में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 186 13/12/2024 को 25 को दर्ज कर लिया है और उसमें जल्दी ही हम उसमें गिरफ्तार कर लेंगे। लगभग कितने बंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ? 7-8 हैं टोटल, 3 बाइलिंग है बाकी। लेकिन टोल कर्मियों का कहना है कि लूटपाट भी करके गए हैं। नहीं, लूट वाली बात में तस्दीक करेंगे, तस्दीक करने के बाद अगर लूट वाली कोई बात सामने आएगी तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ओके सर। तो जो झगड़ा है इसके बारे में क्या कहना है? इसमें 2 लड़के थे ब्लैक स्कॉर्पियो में आए, ये शहजादपुर की साइड से नारायणगढ़ की तरफ जा रहे थे। वो आते ही वो लड़के से बूथ में बैठा जो उसके साथ बदतमीजी की और बूम तोड़ के चले गए। वो बूम तोड़ के वापस वो लाइन जाम कर दी उसने, फिर वो झगड़ा करने लग गए। फिर वो बूम तोड़ के चले गए और रात को फिर 1 बजे आए और 2 नंबर बिल्डिंग में तोड़ फोड़ करके चले गए। यही मैटर है। क्या कुछ नुकसान हुआ आपका? ये कंप्यूटर में टूट गई थी, 2-4 लड़कों को मोबाइल टूट गए, एक लड़के को चोट लगी है काफ़ी, और जो कैमरे में तोड़ के चले गए जो डीजी रूम के थे, एक शीशा तोड़ के चले गए। आप टोल पे क्या है, क्या नाम है आपका? असिस्टेंट मैनेजर हुए। नाम क्या? मेरा नाम है मैनेजर है, मैंने सुना वो छुट्टी पे। कितने लड़के थे जिन्होंने हमला किया? ये 10-12 लड़के थे। तो इसमें रात को ये 3 गाड़ियों में आए, अल्टो में, डिजायर में और थार गाड़ी, 3 गाड़ी थी। तो उनकी कोई पहचान वगैरह हुई है? चल रही है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ चल रही है। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव और अलायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को विशेष बच्चों के लिए रंगारंग और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टीव ट्राइब फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर श्वेता देवरा के नेतृत्व में विशेष बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ ग्रीन गैलरी में आमंत्रित किया गया। लायंस क्लब द्वारा बच्चों के लिए एक पिकनिक प्रोग्राम रखा गया, जहां बच्चों ने डांस, कविता पाठ और अपनी विभिन्न प्रतिभाओं की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसे सभी ने खूब सराहा। दरअसल लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव और अलायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को विशेष बच्चों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लायंस क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में सभी अतिथियों और बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के कई विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एडवोकेट डॉक्टर लेडी रॉकस्टार, प्रसिद्ध गायक सहित स्टाइल ड्राइव के बच्चे और स्टाफ मौजूद रहे। बच्चों के लिए पिकनिक में चाय, दाल के पकौड़े, नाश्ता, गाजर का हलवा और विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने सभी अतिथियों, सहयोगियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। आज लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव और अलायंस क्लब की तरफ से जोधपुर में एक बहुत प्यारी संस्था चलती है जो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही है, स्ट्राइब फाउंडेशन, जिनकी सीईओ एडवोकेट श्वेता देवड़ा जी हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रही है। स्पेशल बच्चों में इतने टैलेंट लाना, किसी में सिंगिंग, किसी में डांसिंग, किसी में आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव चीज करती हैं। उसके लिए आज ये ग्रीन गैलरी जो पुलिस लाइन के पास है, यहाँ पर इन लोगों को, बच्चों को हम लोगों ने पिकनिक के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर झूले भी झूले और इन्होंने कई अपने एक से एक टैलेंट दिखाए, जिसमें हमारे यहाँ के हमारे डायरेक्टर भावी विधायक अरुण बलाई जी, इन्होंने बहुत सहयोग करा। एडवोकेट संजीव व्यास सीनियर जो हमारे लॉयन भी हैं, उनका पूरा सहयोग रहा। एडवोकेट श्वेता देवड़ा तो बच्चों को लेके आई, ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि ग्रीन गैलरी ने पूरा सीए जो संजय भंडारी जी हैं, एक से एक इन्होंने आर्टिस्टिक क्रिएटिव काम करे हुए, चाहे कार्टून्स के लेके, चाहे वेस्ट मटेरियल बेस्ट यूज करा हुआ, वो सब बच्चों ने भी सीखा है, यहाँ पर आके देखा और वो अपने काम में लेंगे जीवन में। इसके लिए बहुत ज्यादा हमको सहयोग करा लक्ष्मी शेखावत जी, वडेरा, अभिलेश वडेरा जी, मानसी शाह है, उषा जी है और रक्षिता बापना है, डॉक्टर श्वेता देव के अलावा हमारे सबसे ज्यादा हमारा जो आज सहयोग करा है, इस छोटे से कार्यक्रम को जग जग तक पहुंचाने वाले मीडिया, लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ जो है मीडिया। ये आप बात करें कि सारी संस्थाएं जोधपुर में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो कुछ और काम करें कि नहीं करें, स्पेशल बच्चों को तवज्जो और एक मान सम्मान, उचित मंच दिलवाना इनको, ताकि ये और आगे बढ़ पाए। इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उनको और भी अच्छी तरीके से अभी बुलाएंगे। अभी तो शुरुआत है और मैं चाहूंगी एक बार इन बच्चों के लिए सभी तालियां बजाएं और अपने उद्गार रखेंगे। अरुण बलाई जी, इनसे पूछिए।
कृष्णा, मैं श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव। आज उषा मैम ने हमें ग्रीन गैलरी में, जो कि लॉयड्स क्लब की प्रेसिडेंट हैं, और अलायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया मेरे स्ट्राइव के बच्चों के लिए। यहाँ पे हम ग्रीन गैलरी में आए, हमने फर्स्ट टाइम इतनी कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स देखे, इतनी कैटेगरीज ऑफ ट्रीज देखे। हमारे बच्चे बहुत खुश हुए और मोटिवेट हुए हैं। थैंक यू उषा मैम, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू सबको मुझे हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू। जोधपुर में 69वीं राष्ट्रीय सेपक टकरा 70 और 19 वर्ष छात्र छात्रा प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य उद्घाटन समारोह आज जोधपुर में आयोजित किया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 16 से 22 दिसंबर तक शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान जोधपुर में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता को लेकर सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त निदेशक ओम सिंह राजपुरोहित ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के 19 राज्यों की 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्रा टीमें भाग ले रही हैं। राजपुरोहित ने सेपक टकरा खेल की सामान्य जानकारी देते हुए भारत में इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर SGFI से नियुक्त ऑब्जर्वर अमित गौतम ने कहा कि प्रतियोगिता से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं फेडरेशन के मानकों के अनुरूप की गई है। जी सर बताइए। स्टूडेंट्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय सेपक टकरा प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ष बॉयज और गर्ल्स जोधपुर में आयोजित की जा रही है। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता जोधपुर के शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में कुल 342 बालक और बालिकाएं 18 अलग अलग राज्यों से और एक CBSE से, ये कुल 19 टीमों का हमारा प्रतिनिधित्व इसमें हो रहा है। सभी बच्चों के लिए आवास की और भोजन की, उनको लाने ले जाने की, उनकी चिकित्सा की, उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और JDA के सहयोग से और शिक्षा विभाग के द्वारा कर दी गई है। ये पूरा जो नेशनल गेम होगा वो SGFI के नॉर्म्स के अनुसार होगा और इसमें SGFI से ही निर्णायक मंडल लगा हुआ है। वही बच्चों का अंतिम रूप से चयन करेंगे और उसके लिए हमारे फील्ड सुपरवाइजर अमित गौतम जी हमारे बीच पधारे हैं और इस पूरे आयोजन का संयोजक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महिला बाग को बनाया गया है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और जनसंघ से जुड़ी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नफरत का भाव रखती आई है। उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता से चलते UPA सरकार के दौरान सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई योजना से गांधी का नाम हटाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गांधी का नाम हटाना सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं बल्कि राष्ट्रपिता के प्रति असम्मान है। प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि देश लोकतांत्रिक तरीके से इस फैसले का विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज गांधी का नाम हटाया जा रहा है और कल गॉडसे का नाम रखने की सोच दिखाई दे रही है। शर्म आ रही देख के वो दृश्य कि एक महिला जिसको वो नौकरी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मुस्लिम महिला, उसके चेहरे से बलपूर्वक हिजाब हटा रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। सभी लोग शर्म से सर झुक जा रहा है सबका। किसी हिंदू भूगट से या बहुत से प्रदेशों में क्षेत्रों में वो पर्दा करती हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब बुर्का लगा के किसी मुख्यमंत्री को
जिसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो गई, यहां से कहीं ठिकाने नहीं लग गया है, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चला रहे, इसकी मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए और बिहार की धरती के लिए कलंक बताता हूं। सर, मनरेगा का नाम अब बदल दिया जाएगा, जीराम जी के नाम से मनरेगा जाना जाएगा। 125 दिन इसमें काम के दिन बढ़ाकर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तब तो थी नहीं, जनसंघ भी नहीं था। इसके संगठन शुरू से राष्ट्रपिता बापू के प्रति नफरत का भाव रखते हैं। ये गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। जो अब तक प्रस्तावित है, जो सामने आ रही मनरेगा, आज ही के दिन जब दुनिया का भूगोल बदल कर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की संरचना की थी, कहां तक गांधी बदलोगे? तुम्हें गांधियों से नफरत है, राष्ट्रपिता से नफरत है। और इसीलिए एक ऐसी स्कीम जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए में आई थी, उसका नाम बदल रहे हो, गांधी हटा रहे हो। याद रखना, ये देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक ढंग से भरपूर विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी भरपूर विरोध करती। अरे ये तो आज गांधी का नाम हटा रहे हैं, कल गोडसे का नाम लगा देंगे। क्योंकि सर, अपर हाउस में मेंबर हैं जयराम रमेश ने कहा, ये उच्च शिक्षा आयोग बिल, परमाणु ऊर्जा बिल और ये मनरेगा का जो नाम बदला गया है, इसमें क्या तथ्य हैं, क्या तकनीकी पहलू है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको जानने के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाए। मैं भी उस बीएससी की मीटिंग में था, वहां हम लोगों ने आग्रह किया था, कांग्रेस पार्टी का ये प्रबल आग्रह था कि ये तीनों बिल को भेज देना चाहिए और अगले सेशन तक वहां गहन अध्ययन के बाद, क्योंकि ये देश के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करेंगे, एक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे, तो वहां चला जाए, उस पर विचार हो जाए, उसके बाद फिर निर्णय। सर, राहुल गांधी अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।